हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे मेरे वीडियो के परिंदे, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 8 है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और मेंबर फंक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले कि हम यहाँ पे मैं टू दी पॉइंट बात करता जाऊँगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के लेक्चर काफ़ी लंबे हैं अगर मैं प्रैक्टिकल कोड करवाता हूँ, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रोसेस जल्द से जल्द हम इसको कंप्लीट कर पाएँ। सबसे बात पहले हम करते हैं कि मेंबर फंक्शन क्या होते हैं। मेंबर फंक्शन, ठीक है। मेंबर फंक्शन बेसिकली जब हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं, फर्क करेंगे, मैं एक टेस्ट नाम की क्लास क्रिएट कर ली मैंने, ओके। इस क्लास के अंदर हम नॉर्मल जो वेरिएबल लेते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने इंच एक ए नाम का कोई वेरिएबल ले लिया, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है ये एक डाटा मेंबर है, ठीक है, डाटा मेंबर ऑफ द क्लास, ओके। क्लास का एक डाटा मेंबर है। अगर हम बात करें कि इंट बी सेम, उस तरह अगर हम बात करें कि कोई फंक्शन क्रिएट कर दिया जाए, जैसे कि फर्ज करके मैं void और इन नाम का कोई फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। इन नाम का मैंने अगर कोई फंक्शन क्रिएट कर दिया तो ये एक मेंबर फंक्शन है, ठीक है, ओके। ये एक मेंबर फंक्शन है। यहाँ पे ये जो ऊपर के पॉइंट हैं, कोई भी वेरिएबल आप क्रिएट करते हैं कोई भी रिटर्न टाइप के साथ, तो वो आपका डाटा मेंबर बनता है, और यहाँ पे जो भी आप फंक्शन क्रिएट करते हैं उनको मेंबर फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये मेंबर वेरिएबल भी कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे उसने कहा कि डिफाइनिंग द मेंबर फंक्शन। अब मेंबर फंक्शन को कहता है डिफाइन किस तरह से किया जा सकता है। इसको दो तरीके होते हैं डिफाइन करने के। एक तो हम इनसाइड, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, इन नाम का एक फंक्शन है, ठीक है, ये क्लास के अंदर है, दिस इज इनसाइड, ठीक है, ये एक इनसाइड है, अगेन मिस्टेक साइड, ठीक है, ये एक इनसाइड फंक्शन है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मैं यहाँ पे क्लास का नेम लिख के, फॉर एग्जांपल टेस्ट, और यहाँ पे मैंने स्कोप जो है रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस्तेमाल किया, और यहाँ पे मैंने टेस्ट नाम का वो जो फंक्शन मैंने लिखा उसको आउटसाइड पे मैं उसकी डेफिनेशन को क्लियर करता हूँ, तो यही वो बात बता रहा है, यही वो बात बता रहा है। कहता है कि हमारे पास दो तरीके होते हैं डिफाइनिंग द मेंबर फंक्शन। या तो आप इसको इनसाइड डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये किया, ठीक है, ये इन नाम का कोई फंक्शन है, मैंने यहाँ पे आप जितने मर्जी फंक्शन बनाए आप उसको इनसाइड पे यहाँ पे डिक्लेयर करें, उसके कोई आर्गूमेंट्स दे दें, फॉर एग्जांपल इंट एक्स ले लिया मैंने, या फिर कैरेक्टर नेम ले लिया, एनीथिंग जो भी आपको मुनासिब लगे। तो ये हमारे पास इनसाइड है, ये डेफिनेशन और डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन। तो ये मैंने क्लास के इनसाइड किया, ये क्लास है, ये क्लास की बाउंड्री है, मैं बाउंड्री को यहाँ पे लाइन से क्लियर कर देता हूँ, ये क्लास की बाउंड्री है और इसके इनसाइड है, ये इनसाइड है, और यहाँ पे मैंने इसको आउटसाइड, इसकी डेफिनेशन को क्लियर किया। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, टू वेज, इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। और इनसाइड कहता है डिक्लेयर किया जाता है, फिर उसके बाद कहता है आउटसाइड हम उसको, पहला पॉइंट क्या बता रहा है, कहता है कि इनसाइड ही उसको आप डिक्लेयर करते हैं और इनसाइड ही उसकी डेफिनेशन देते हैं, ठीक है। और दूसरा उसने कहा, और मतलब, और या उसने कहा इनसाइड क्लास की डेफिनेशन को डिक्लेयर कर दो, देन द आउटसाइड। तो ये उसने इनसाइड वाले पॉइंट की बात आपको क्लियर कर दी। इसका उसने सिंटैक्स भी दे रखा है, यहाँ पे सिंटैक्स की बात करते हैं। यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि एक ही पॉइंट को हम पकड़ते जाएं। यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, कोई भी आप कर सकते हैं, बुक से उठा लें, ओके। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक क्लास लिख लेता हूँ, ठीक है, और क्लास का नाम मैं टेस्ट रख देता हूँ, एंड इसकी डिक्लेरेशन स्कोप मैंने इसका पुट कर दिया। यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास जो क्लास का नेम है वो है टेस्ट, क्लास का नेम क्या है, टेस्ट, और इसके अंदर मुझे कोई फंक्शन क्लियर करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पेसिफायर ले लेते हैं, एक हमारे पास प्राइवेट होता है, ठीक है, नाउ एक प्राइवेट होता है स्पेसिफायर, एक पब्लिक होता है, एक प्रोटेक्टेड होता है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और पब्लिक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कोई फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले एक रिटर्न टाइप देंगे, इंट या आप कैरेक्टर या आप void, जो भी आपको ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पे एक रिटर्न टाइप मैंने सेट कर दी, यहाँ पे फंक्शन का नाम, यानी कि फंक्शन का नाम मैं फंक्शन ही रख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास एक मैंने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, एंड जो भी डेफिनेशन आपने पुट करनी है यहाँ पे डेफिनेशन आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और ये एक फंक्शन मैंने जो है इनसाइड, ये क्लास है, क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, तो ये इनसाइड कहलाता है, ठीक है। और इसको देखते हैं कि ये देखें, ये क्लास का नाम है,
मैंने टेस्ट रखा था क्लास का नाम, आप जो मर्जी नाम रख दें। और यहाँ पे पब्लिक स्पेसिफायर है, ये रिटर्न टाइप है जिसको आप इंट भी कह सकते हैं। और यहाँ पे फंक्शन का नेम रख दें, मैंने नेम भी फंक्शन रख दिया, तो ये उसकी ब्रैकेट है। तो ये क्लास यहाँ पे आपकी एंड हुई। उसके बाद हम इसकी दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे उसने सेटर फंक्शन का इस्तेमाल किया। गेटर सेटर फंक्शन आपने लेक्चर नंबर 7 में भी पढ़े थे। अगर आपको ये नहीं पता तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि हमें गेटर और सेटर फंक्शन का नहीं पता। यहाँ पे एक क्लास का नाम है स्टूडेंट, और यहाँ पे रोल नंबर एक उसके पास डाटा मेंबर है जिसको वेरिएबल कहते हैं। ये एक वेरिएबल है और इसकी डाटा टाइप क्या है, रिटर्न टाइप इंटीजर है। और यहाँ पे एक पब्लिक नाम का स्पेसिफायर है। यहाँ पे एक फंक्शन को सेट किया गया है, ठीक है, एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया गया है जिसको हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया गया है जिसका नाम है सेट रोल नंबर। ओके, और इसके अंदर जो उसकी डेफिनेशन है ये देखें। रोल नंबर जो है, रोल नंबर को वैल्यू क्या असाइन कर दी गई है, कॉपी करवा दी गई है, इसको वैल्यू असाइन कर दी गई है, तो इसको सेट कर दी गई है। रोल नंबर वैल्यू रोल नंबर को सेट कर दी गई है, ठीक है। तो ये एक फंक्शन जो है ये इनसाइड है, किसके, क्लास के इनसाइड, उसकी डेफिनेशन है। फंक्शन की डेफिनेशन आउटसाइड क्लास। अब आपको मैंने पहले भी बता दिया कि जो भी फंक्शन आप आउटसाइड क्लियर करेंगे, देखिएगा यहाँ पे क्लास है, कीवर्ड, यहाँ पे क्लास का नेम है, आप कोई भी नाम रख दें, यहाँ पे ये ब्रैकेट है, उसके बाद यहाँ पे ये देखें पब्लिक लिखा है, यहाँ पे रिटर्न टाइप बता दिया, फंक्शन का नेम बता दिया, ठीक है। लेकिन उसकी जो डेफिनेशन है वो आपको उसने कहा कि आउटसाइड हम बताएंगे। यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ मैं, गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट को इसको यहाँ पे समित है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसी फंक्शन को पकड़ लेता हूँ मैं, इस फंक्शन को, इसको पकड़ के मैं समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ये मैंने फंक्शन को अब सिर्फ यहाँ से कॉमा लगा के ख़त्म कर दिया है, ठीक है, सेमीकोलन, सॉरी, और फंक्शन एंड हेयर। ओके, ये फंक्शन यहाँ पे एंड हो जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया है, यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया। अब मैं क्लास के बाहर आ गया, ये क्लास थी यहाँ पे और मैं क्लास के बाहर आ गया। और ये स्कूल वाली क्लास नहीं है कि मैं पढ़ने वाला बच्चा नहीं तो क्लास के बाहर भाग गया, नहीं, ये एक प्रोग्रामिंग है, तो जस्ट किडिंग। यहाँ पे हम बात करते हैं कि मैं जो क्लास का नाम है, क्लास का नाम जो है वो यहाँ पे लिखना आपने, क्लास नेम। ओके, और मेरे पास यहाँ पे क्लास का नेम क्या है, टेस्ट, ठीक है। मैंने क्लास का नेम क्या रख दिया, टेस्ट। और क्लास का नेम लिखने के साथ ही आपने यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन पुट कर देना है, और जो भी फंक्शन आपने अंदर यानी कि डिक्लेयर किया है वो खुद ब खुद यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। आपने वो फंक्शन लिखा और नाउ अब यहाँ पे एक पॉइंट की बात आपको मैं बताता हूँ कि वो क्या है। अब यहाँ पे देखें, लेकिन इस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो क्या थी। अब ऊपर आपने एक वॉइड रिटर्न टाइप लिया, आप यहाँ पे वॉइड ले लें या आप इसकी इंटीजर ले लें, जो आपको आपका पर्पज़ है। तो यहाँ पे मैंने एक उसकी रिटर्न टाइप लिखी, ठीक है, जिसको आप डाटा टाइप कहते हैं। यहाँ पे मैंने क्लास का नेम लिखा, आगे स्कोप रेजोल्यूशन पुट किया, और ये फंक्शन जो मैंने इनसाइड क्लास के इनसाइड फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर किया है, लेकिन उसकी डेफिनेशन आउटसाइड है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, अब ये दोनों तरीके थे कि इनसाइड और आउटसाइड जो है क्लास को किस तरह से, सॉरी, फंक्शन को किस तरह से उसकी डेफिनेशन को क्लियर किया जाता है, ठीक है। दिस पॉइंट इज वेरी इजी। उसके बाद हम बात करते हैं कि सारे पॉइंट को मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, सारे पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं कि ये देखिए यहाँ पे क्लास खत्म हो गई थी, ये क्लास की रिटर्न टाइप लिखी गई, और साथ में हाईलाइट करता हूँ, क्लास की रिटर्न टाइप है, क्लास का नेम है। यहाँ पे ये उसने ऊपर ये एक ब्लैक कलर में क्रिएट कर दिया, यहाँ पे बेसिकली शो नहीं हो रहा आपको, इसके नीचे होगा, ये अब शो हो गया। ये स्कोप रेजोल्यूशन है, फंक्शन का जो नेम है, कोई भी नाम है जो आपका फंक्शन है, रेडियस है, आपका टेस्ट है, आपका प्लेयर है, कुछ भी है, तो वो आप यहाँ पे, और यहाँ पे ये फंक्शन की बाउंड्री यहाँ तक क्लियर है। ओके, दैट्स इज वेरी इजी, ये देखिएगा, बल्कि मैंने खत्म कर दिया। उसके बाद उसने एक एग्जाम्पल पुट कर रखी है यहाँ पे, कहता है कि ये हमने एक कोड एग्जाम्पल पुट किया, इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको देखते हैं कि क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट नाम की क्लास है। ओके, और यहाँ पे उसने एक, अब यहाँ पे उसने प्राइवेट नहीं लिखा, तो यहाँ पे डिफॉल्ट जो है वो खुद ब खुद प्राइवेट होता है, ठीक है, दिस इज प्राइवेट। ओके, ये एक प्राइवेट है, क्योंकि ये यहाँ पे लिखा मेंशन नहीं किया गया, तो ये डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। यहाँ पे पब्लिक के अंदर उसने कोई भी फंक्शन क्रिएट नहीं किया, तो ये एक क्लास थी। यहाँ पे उसने क्या किया कि एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, फंक्शन को क्रिएट भी आउटसाइड किया, सेट रोल नंबर इंट रोल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे सेटर फंक्शन का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे देखो फंक्शन को उसने डिक्लेयर भी आउटसाइड ही किया है, और यहाँ पे देखो स्टूडेंट ये क्लास का नाम है, और यहाँ पे ये क्लास का नाम पुट कर दिया, और ये आउटसाइड ही उसकी डेफिनेशन, तो ये कंप्लीटली फंक्शन उसने यहाँ पे सेट कर दिया। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं इसको, ताकि आपको ये बात अच्छे से समझा पाऊँ कि
यहाँ पे देखिएगा कि ये उसने फंक्शन को डिक्लेयर भी आउटसाइड किया, ठीक है, दिस इज आउटसाइड ऑफ दी क्लास। सर्दी बहुत है, हाथ बहुत ठंडे हुए पड़े हैं, मुंजमंद हुए हैं, कुछ ऐसी उर्दू होती थी। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं कि ये उसने आउटसाइड ही उसकी डेफिनेशन क्लियर की है एंड आउटसाइड ही उसने फंक्शन को डिक्लेयर किया। ये पॉइंट क्लियर है कि फंक्शन की जो डेफिनेशन थी वो कहाँ पे सेट की जाती है। फंक्शन को डिफाइन करने के दो तरीके हैं, आउटसाइड और इनसाइड, डिक्लेयर आउटसाइड और डिक्लेयर इनसाइड। ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हैं। ये डिपेंड है कि आप कितने अच्छे प्रोग्रामर बन रहे हैं, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमारा एक प्रोसेस खत्म हो गया। अब दूसरी बात है इनलाइन फंक्शंस की। ये इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, ये प्रोग्रामिंग में मोस्टली यूज़ नहीं किया जाता, किया भी जा सकता है, करते भी हैं लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा असल में कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं। इन फ्यूचर आप ये प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन बुक को एक कम्प्लीटली प्रोसेस के साथ लिखा गया ताकि आपको हर पॉइंट का पता होना चाहिए। तो इनलाइन फंक्शंस की बात करते हैं कि एक इनलाइन कीवर्ड सेट किया जाता है और उसके बाद आगे उससे वर्किंग करवाई जाती है। तो यहाँ पे इनलाइन फंक्शन को समझने के लिए इस फंक्शन को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ कि क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे न्यू फाइल ले लेते हैं, ठीक है, न्यू फाइल। इनलाइन फंक्शन को लेने के लिए सबसे पहले आप इनलाइन कीवर्ड लिखते हैं, इनलाइन कीवर्ड लिखते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं। इनलाइन आपने एक कीवर्ड लिख देना है जो कि बिल्ट इन है, C++ के अंदर से शुरू से ही बना हुआ है। उसके बाद आपने डाटा टाइप लिखनी है, डाटा टाइप। ओके, मैं यहाँ पे डाटा टाइप क्या है वो करैक्टर या फिर आप इंट लिख दें, ठीक है। और उसके बाद एरिया था, मैंने अभी आपका बुक का कोड देखा, एरिया था। देन अब ये फंक्शन है तो डेफिनेटली इसके साथ स्मॉल ब्रैकेट आएंगी एंड नाउ स्कोप ऑफ द फंक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिटर्न, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे a प्लस बी, तो ये रिटर्न क्या कर देगा, a प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारे पास इंट एक a जो है इसकी वैल्यू 2 है एंड इंट b की वैल्यू अगर फर्ज करें हमारे पास 5 है, तो a प्लस बी जो है इसका आंसर क्या बनेगा, 7। तो यहाँ पे जो भी आंसर बनेगा 7 वो रिटर्न कर दिया जाएगा। आपने रिटर्निंग नहीं पढ़ी थी तो इसलिए मैं थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने रिटर्न, आपकी बुक को फॉलो कर रहा हूँ मैं, रिटर्न जो है इसके अंदर क्या कर देते हैं, यहाँ पे उसने 2 पॉइंट लिए थे, एक उसने यहाँ पे कोई लेंथ ली थी, ठीक है, लेंथ, ओके। और उसके बाद दूसरा पॉइंट जो उसने लिया था उसको मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि एरिया जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है, ठीक है। यहाँ हाइट लेंथ लंबाई को कहते हैं और विड्थ भी लंबाई को कहते हैं, तो शायद हाइट HIGHT हाइट होता है, एग्जैक्ट याद नहीं मुझे इसके स्पेलिंग। तो हाइट, ओके। तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, हाइट रिटर्न कर दी जाएगी, यानी कि जो भी लंबाई होगी, लेंथ जो होगी उसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है, हाइट के साथ है, और लेंथ को जो है हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये जो भी आंसर बनेगा वो रिटर्न कर दिया जाएगा। अब ये बेसिकली मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इंट मेन ले लिया हमने एंड मेन के अंदर हमने क्या किया कि यहाँ पे वही जो है हमने इनलाइन फंक्शन लिया था उसको सी आउट कर देते हैं एंड यहाँ पे सी आउट कर देते हैं। एक्चुअल में मुझे डेव C++ के ऊपर काम करना बहुत डिफिकल्ट लगता है, ये सिर्फ क्लासेस के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, वरना मेरा VS कोड है वो बहुत बेहतरीन वर्क करता है। यहाँ पे हम कोई वैल्यूज़ ले लेते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ 3 मेरे पास लेंथ है, ओके, एंड 5 मेरे पास जो है वो हाइट है, ठीक है, जो भी आंसर है। तो यहाँ पे मेरा जो इनलाइन फंक्शन है, ये फंक्शन एक क्रिएट कर दिया गया, ये फंक्शन इनलाइन है। देखो सॉरी, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे फंक्शन का नाम नहीं लिखा, एरिया। तो मैंने इनलाइन नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर दिया उसकी डाटा टाइप के साथ, और यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यूज को बता दिया कि आपने वर्किंग क्या करनी है। जब हम फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं सी आउट एरिया, तो ये जो भी आंसर है ये फौरी तौर पे, अब ये स्मॉल प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। छोटे छोटे प्रोग्राम्स के, बड़ी प्रोग्रामिंग करते हुए, बड़ी प्रोग्रामिंग से मुराद किसी बड़े फंक्शंस के लिए आप इस तरह का इनलाइन फंक्शन लेंगे तो कंपाइलर जब है सम टाइम इसकी वैल्यूज को करेक्टली आंसर कर देता है, लेकिन सम टाइम ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ पे देखिए कहते हैं फंक्शन इज ये कंपाइलर की मदद से कोड की एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। इस पैराग्राफ के अंदर सिर्फ इस पॉइंट के MCQs आएंगे, इनलाइन फंक्शन पे कोड नहीं आता। कहते हैं इनलाइन फंक्शन जो है ये एक तरीका है कंपाइलर टू इंप्रूव एफिशिएंसी। अब ये सिर्फ कंपाइलर इस प्रोसेस को करता है, फंक्शन खुद से
स्टैक के ऊपर इसके डाटा को मैनिपुलेट नहीं करता, सिर्फ कंपाइलर ही वक्ती तौर पे इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोग्राम की या कोड की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए कंपाइलर कुछ टाइम के लिए इनलाइन फंक्शंस को, इनलाइन बेसिकली एक ऐसा कीवर्ड है जो कि कोड को बहुत जल्दी सारे काम छोड़ के पहले इस कोड को इम्प्रूव करवाता है, ठीक है। ये डिक्लेयर किया जाता है इनलाइन कीवर्ड के साथ। उसके बाद कहता है कि नॉट फॉलो इंस्टेड द फंक्शन, ये फंक्शन खुद से फॉलो नहीं किया जाता, ये कंपाइलर इसको करवाता है सारा काम, ठीक है। ये ऐड भी कंपाइलर के जरिए किया जाता है और ये सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। इनलाइन फंक्शन इज द आवर फंक्शन आवर कोड बट इन द कंपाइलर जनरेटेड फाइल दीज फंक्शन कोड एडेड बाय कंपाइलर, बार बार बताता है कंपाइलर ने इसको ऐड करना है एट ऑल प्लेसेस वेयर दे आर कॉल्ड, जहां जहां पे भी इस कोड की जरूरत पड़ेगी, हमें जहां पे भी जरूरत पड़ेगी, अगर हमें एरिया की जरूरत पड़ी है तो एरिया ने इस फंक्शंस को डायरेक्टली कॉल करना है सिर्फ कंपाइलर की वजह से, क्योंकि हमने इनलाइन कर दिया तो दिस इज बाय द कंपाइलर, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं normally size function that need to call many times during the program execution declared inline functions decrease the code executions, ये बिल्कुल सही है, कोड को बहुत जल्दी वर्किंग करवाता है, एग्जीक्यूशन का टाइम जो है उसको कम कर देता है, ठीक है, क्योंकि जल्दी कर दिया ना इसने काम तो टाइम कम कर दिया, थोड़े टाइम में जल्दी हो गया, ये MCQs है। उसके बाद कहता है देयर केस डज नॉट इन्वॉल्व द फंक्शंस कॉल, यानी कि ये फंक्शन के द्वारा खुद से काम नहीं करता, ये खुद से कंपाइलर के थ्रू करता है। कंपाइलर इनलाइन इज यूज, ये कंपाइलर ये इनलाइन कीवर्ड लिखना पड़ता है एंड टू मेक द फंक्शन इनलाइन, किसी भी फंक्शन को इनलाइन करने के लिए इनलाइन कीवर्ड डज नॉट गारंटी। यहाँ पे ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा है, मैं इसी को तो ढूंढ रहा था इतनी देर से कि लिखा कहाँ पे है। कहता है कि यूजिंग द इनलाइन कीवर्ड विद द फंक्शंस डज नॉट गारंटी दैट फंक्शंस विल डेफिनेटली इनलाइंड, ये काम करेगा। अब यहाँ पे मैं एक आपको काम की बात बता दूं कि ऑलवेज जरूरी नहीं कि आप किसी फंक्शन को इनलाइन करें। इनलाइन कोई वेरिएबल भी हो सकता है, इंट मैं बात कर देता हूँ मैक्स नंबर, ओके, मैक्स नंबर, ये आपका एक वेरिएबल भी इनलाइन हो सकता है। एंड इनलाइन आपकी कोई स्ट्रिंग जो है वो भी इनलाइन हो सकती है, ठीक है। आप किसी फंक्शन के इनसाइड डाटा मेंबर जो है आपका इंट डाटा जो है आपका, ये भी आपका डाटा इनलाइन हो सकता है, ठीक है, डिपेंड ऑन योर यूसेज, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, इसकी एग्जांपल है, देख लीजिए इनलाइन फंक्शंस कैसे है, ये सारा मैंने बता दिया है। और कहता है कि फंक्शन को इनसाइड क्लास आर डिफॉल्ट इनलाइन, कहता है कि फंक्शन डिफाइंड इनसाइड द क्लास आर बाय डिफॉल्ट। अब कहता है कि अगर आपने इसको मेंशन नहीं किया तो समटाइम कंपाइलर खुद से इसको जनरेट कर लेता है, ठीक है। और कहता है कि वी मेंशन कीवर्ड इन लाइन विद देम और नॉट। अब यहाँ पे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट की बात की जा रही है कि अब ये पॉइंट कौन से हैं, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मेंशन भी नहीं है, थोड़ा सा मैं आपका मजीद वक्त ज़ाया कर देता हूँ, बल्कि इसको मैं यहाँ से न्यू फाइल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं कोई इनलाइन जो है नॉन मेंबर फंक्शन को क्रिएट करता हूँ। इंट मैंने एक डाटा टाइप ले ली, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई मैक्स नाम का कोई, मतलब मैं मल्टीप्लाई नाम का कोई फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इंट ए एंड इंट बी मैंने दो वैल्यूज जो ले ली हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिटर्न मैंने कर दिया a प्लस b, ओके। तो यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन जो कि नॉन मेंबर इनलाइन फंक्शन भी आपको कह सकते हैं, ये आउटसाइड द क्लास है, ठीक है। अब ये क्लास के इनसाइड नहीं है, ये नॉन मेंबर है। ये फंक्शंस तो है, जैसे आपने कहा कि मेंबर फंक्शन होता है, ये अब ये आउटसाइड क्लास है। यहाँ पे मैंने कोई क्लास के अंदर नहीं लिखा है, जिसको आप नॉन मेंबर इनलाइन फंक्शन भी कह सकते हैं। ये भी उसी तरह वर्क करता है जैसे मैंने आपको पहले बताया, ओके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो मेंबर वाला होता है कि मेंबर, यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक क्लास क्रिएट की, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा आज, लेकिन इशू नहीं है। यहाँ पे मैं एक कोई क्लास क्रिएट कर ली। क्लास मैंने कहा कि मिन नाम की कोई मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली, ओके। अब ये क्लास क्रिएट की, इसके अंदर जो मैंने इनलाइन फंक्शंस क्रिएट किया था, जैसे कि इनलाइन, ओके। और फंक्शन का नाम मैंने ऊपर वाले का क्या नाम रखा था, इंट मल्टीप्लाई, ओके। एंड इंट ए एंड इंट बी। मेरे पास यहाँ पे दो मैंने वेरिएबल, जिसको आर्गुमेंट्स कह सकते हैं आप, यहाँ पैरामीटर्स, ये दोनों आर्गुमेंट्स हैं, दो आर्गुमेंट्स मैंने लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं जो फंक्शन क्रिएट करने जा रहा हूँ, अब ये एक मेंबर इनलाइन फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मैं रिटर्न मैंने कहा a
एंड मल्टीप्लाई करवा देता हूँ इसको b के साथ। a एंड b को जो है मैंने आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। तो यहाँ पे ये जो है एक मेंबर इन लाइन फंक्शन है, ठीक है, मेंबर इन लाइन फंक्शन। ओके, तो उसके बाद इसके अलावा भी आप बहुत से क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वरना हम इन लाइन को खींचते। तो यहाँ पे आप गौर करें कि यहाँ पे आपका इन लाइन का प्रोसेस कहता है फंक्शन डिफाइन इन साइड द क्लास और डिफ़ॉल्ट होता है, जो आप इन साइड क्लास के ये बाय डिफ़ॉल्ट इन लाइन हो जाता है, ठीक है। और मैं एक्सप्लेन तो यहाँ पे इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट को करने गया था लेकिन मैं भूल गया और मैंने कुछ और ही वहाँ पे बता दिया। खैर ये छोटा पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि लाइन फंक्शन इन साइड द क्लास। ये वही बात उसने दोबारा रिपीट कर दी कि यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, ये क्लास का नाम है, ठीक है, ये रोल नंबर एक डाटा मेंबर है, यहाँ पे एक पब्लिक मैंने स्पेसिफाइड लगा दिया, यानी कि सर जो है आपके VULMS वाले उन्होंने ही ये कोड दिए हुए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया, एक वॉइड सेट रोल नंबर इंट आर रोल नंबर, ठीक है, हमने वैल्यू को सेट कर दिया। और यहाँ पे ये जो प्राइवेट वाला प्रोसेस है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो रोल नंबर है क्या सेट कर दिया गया, आर रोल नंबर। इसके शुरू में एक छोटा सा a डाल दिया और r कैपिटल कर दिया। इस पॉइंट को समझिएगा कि ये पब्लिकली एक फंक्शन है मेरे पास, सेट रोल नंबर नाम का एक फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर भी मैंने जो है जैसे वो आपने पहले पढ़ा कि यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर है, तो ये भी एक डिफॉल्ट इन लाइन है। यही पॉइंट उसने बताया कि फंक्शन डिफाइन इन साइड द क्लास आर बाय डिफॉल्ट इन लाइन, ठीक है। ये डिफॉल्ट खुद ही इसको जो है वो कहता है इन लाइन कर दिया जाता है। ये यहाँ पे साइड पे भी लिखा है फंक्शन सेट रोल नंबर जो है हमारे पास है, फंक्शन सेट रोल नंबर विल बी ऑटोमेटिकली इन लाइन बाय द कंपाइलर। ओके, उसके बाद एग्जांपल है दूसरी कि हमारे पास आउटसाइड क्या है। यहाँ पे कहा जाता है कि आउटसाइड द क्लास स्टूडेंट, ये एक क्लास क्रिएट कर दी गई। ओके, यहाँ पे ये पब्लिक स्पेसिफायर ले लिया, इसके अंदर लिख दिया गया खुद से इन लाइन, इसको एक्सप्लिसिट कहते हैं। ये इम्प्लीसिट था। इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट में फ़र्क क्या है, इम्प्लीसिट जो है वो डिफ़ॉल्ट होता है, खुद ब खुद कंपाइलर क्रिएट करता है, और जो एक्सप्लिसिट है वो आप खुद करते हैं। आप खुद इसके साथ एक कीवर्ड लिखा आपने इन लाइन, यहाँ पे वॉइड सेट रोल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक एक्सप्लिसिट इन लाइन फंक्शन क्रिएट कर दिया गया जो कि क्लास के है तो इनसाइड, लेकिन इसको खुद से आपने मेंशन किया है, काम ये भी वही करेगा। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आउटसाइड है स्टूडेंट, यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन सेट रोल नंबर इंट आर रोल नंबर, एंड उसके बाद देखिएगा ये उसकी सारी वैल्यूज यहाँ पे दर्ज की गई। ये क्लास जो है हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई, एक क्लास यहाँ पे एंड हुई। ये जो उसका फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन का स्कोप है यहाँ तक। उसके बाद एक दोबारा से क्लास क्रिएट कर दी गई क्लास स्टूडेंट नाम की, ठीक है, और पब्लिक जहाँ पे है सेट आर रोल नंबर इन लाइन वॉइड, यहाँ पे दोनों ही पॉइंट उसने रिपीट कर दिए हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पेस देते हैं। ये जो है हमारे पास एक्सप्लिसिट है, ये वाला भी हमारे पास एक्सप्लिसिट था जो कि ये वाला था, ठीक है। और इसकी भी जो डेफिनेशन है आउटसाइड, बल्कि मेरे ख्याल से उसने इस कोड को रिपीट कर दिया है, बाय मिस्टेक कर दिया है, या कैसे कर दिया है, उसने इस कोड को रिपीट कर दिया है। यहाँ पे एक कोड रिपीट कर दिया गया है, बिल्कुल ये कोड रिपीट कर दिया गया। यहाँ से एक ही कोड रखिएगा, क्लास, यहाँ पे स्टूडेंट सेट रोल नंबर, और यहाँ से ये वाला जो प्रोसेस था, नो 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 बिल्कुल नहीं, और खींचिएगा। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे एक क्लास क्रिएट की गई ये वाली, यहाँ पे इसकी लाइन एंड हो रही है, ये पॉइंट यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पे एक फंक्शन एंड हो रहा है। अब यहाँ पे इसको इनसाइड, यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे इनसाइड उसको डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है, जिसको आपने इनसाइड फंक्शन पढ़ा था, और इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे आके आउटसाइड की गई। लेकिन ये जो नीचे वाला फंक्शन है, इसको इस पॉइंट पे इनसाइड उसको इनलाइन नहीं किया गया, यहाँ पे सिर्फ उसने सेट किया है फंक्शन को, और यहाँ पे आके उसकी डेफिनेशन को आउटसाइड क्लियर किया है। तो ये दोनों पॉइंट अपनी अपनी जगह पे डिफरेंट हैं, ये दोनों ही प्रोसेस आपके वर्किंग में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छोटे छोटे कोड्स को समझा करो, पूरी कोडिंग के पीछे पड़ जाते हो, जान छोड़ा करो। और उसके बाद इनलाइन सेट, यहाँ पे इनलाइन है, ये भी एक्सप्लिसिट है, ये इनसाइड भी है, और डेफिनेशन भी इसकी जो है वो आउटसाइड है। यहाँ पे ये पॉइंट भी देखिएगा, यहाँ पे इनलाइन फंक्शन भी एक्सप्लिसिट कर दिया गया है, और यहाँ पे देखें कि उसको आउटसाइड डेफिनेशन भी उसकी क्लियर कर दी गई है। तो ये भी पॉइंट जो है वो काबिल तहसीन है, ये भी एक अच्छा पॉइंट था। उसके बाद हम बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली मैंने आपको दोनों वीडियोस क्लास के अंदर दे दी थी, आपका जो क्लास ग्रुप था उसके अंदर मैंने दोनों आपको प्रोवाइड कर दी थी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको टच करूँगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। इस पॉइंट को पकड़ते हैं कि हमारे पास क्या है कंस्ट्रक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट की, क्लास जो है उसका नाम है टेस्ट, ठीक है, एंड ये एक मैंने क्लास क्रिएट कर दी, ये मेरी क्लास है।
अब क्लास का नेम क्या है, यहाँ पे मैं क्लास का नेम है दिस इज द नेम NAME नेम ऑफ दी क्लास। सर्दी जो है वो सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। शायद आप मेरा लेक्चर ये गर्मियों में सुन रहे हों, और ये क्लास का नेम है, दिस इज़ क्लास नेम। ओके, अब यहाँ पे जैसा ही फंक्शन की मैं बात कर रहा था, जैसे कि मैंने कहा void, हमने इन नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया था, दैट्स गुड, नो इशू। उसके बाद मैंने कहा कि int max नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपको पता है कि ये छोटी छोटी ब्रैकेट उसके आगे होती है। एक फंक्शन मैं और क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसका नाम मैंने रख दिया void test। ये भी एक हमारे पास फंक्शन है, और यहाँ पे मैंने एक और फंक्शन क्रिएट कर दिया void विदाउट एनी रिटर्न टाइप, टेस्ट नाम का मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। गौर कीजिएगा कि ये एक टेस्ट मैंने क्लास का नेम लिखा, यहाँ पे भी मैंने क्लास का नेम लिख दिया और पीछे एक रिटर्न टाइप दे दी। ये क्या है, जो क्लास का नाम है मैंने वैसा ही फंक्शन क्रिएट कर दिया है। तो बेसिकली जैसी आपकी क्लास है, सेम नेम का अगर आप कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं, सेम नाम जैसे कि क्लास का नाम हो, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल T कर दूँ, कैपिटल T, तो यहाँ पे भी मैं कैपिटल T कर दूँ, तो ये जो मेरा टेस्ट नाम का फंक्शन है इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ठीक है। अब और सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर मैं इसी पॉइंट को कॉपी कर लूँ, मैंने आगे जाके डिस्ट्रक्टर को नहीं समझाना, अगर मैं यहाँ पे टिल्ड साइन लगा दूँ और यहाँ पे एक ये वाला, तो ये मेरे पास जो क्लास का नाम था वही फंक्शन का नाम, इस पॉइंट को मैं डिलीट कर देता हूँ। जो मेरा क्लास का नाम था वही मैंने फंक्शन का नाम यहाँ पे रख दिया, और जो मेरा क्लास का नाम था वही मैंने दोबारा एक फंक्शन का नाम रख के पीछे एक टिल्ड साइन लगा दिया है। तो बेसिकली ये एक डिस्ट्रक्टर है और ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग मैंने आपको बताई भी थी कि बहुत तफसील से लेक्चर बताया था, आपको वो लेक्चर सुनना भी चाहिए था, मैंने आपको ग्रुप के अंदर भी दे दिया था। मैं आपको दिखाता हूँ चैनल के ऊपर, ये देखें मैंने चैनल के ऊपर आपकी 201 और 304 दोनों के लिए मैंने तकरीबन ये 40 मिनट की वीडियोस अपलोड की हैं, व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्टर और व्हाट इज़ द डिस्ट्रक्टर, ठीक है। मैंने क्लास के भी अंदर आपको ये प्रोवाइड कर दी थी, ठीक है। तो बेसिकली ये देखें मैंने ऊप के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर भी कुछ पोर्शन ये मैंने पब्लिक कर रखा है आपके लिए, इसको आप डाउन में क्लिक करके, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर क्या है, डिस्ट्रक्टर क्या है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ये ऑटोमेटिकली जो है कॉल किया जाता है। ये सारा प्रोसेस कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का जो प्रोसेस है ये मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने तफसीली दोनों वीडियोस अपलोड कर दिए और उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी पुट कर दिया है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर आप वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर को थोड़ा सा खींच लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि अगर ये मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, तो इसी तरह के मैं काफ़ी कंस्ट्रक्टर, ये मैं फिलहाल डिस्ट्रक्टर डिलीट कर देता हूँ और मैं बात करता हूँ कि मैं काफ़ी सारे कंस्ट्रक्टर को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एंड उसके बाद मैंने 3 टाइम या 4 टाइम मैंने इसको पुट कर दिया। अब यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया है, ठीक है, और दिस इज़ डिफ़ॉल्ट, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट, और ये जो है मैं कुछ इसके अंदर इंट a एक पैरामीटर मैंने पुट कर दिया, ठीक है, विद 1 पैरामीटर। उसके बाद यहाँ पे मैंने इंट a इंट b 2 पैरामीटर्स, यहाँ पे मैंने इंट c कैरेक्टर नेम, और उसके बाद फ्लोट, कुछ पॉइंटर सेट कर देता हूँ, पॉइंटर, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास 1 2 3 पैरामीटर्स हैं, 1 2 2 पैरामीटर्स हैं, 1 पैरामीटर है, और ये 0 पैरामीटर है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मैंने ये सेम नाम के कितने सारे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिए हैं। तो ये सारे क्या हैं बेसिकली, इनके अंदर लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आई एम आ कंस्ट्रक्टर with no arguments, ओके। इस पॉइंट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट with 3 parameters and with 2 parameters, and with 1 parameters arguments, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर की क्या है,
कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ये कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग है, ठीक है। और ये पॉइंट इतना सा। अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज पुट की हैं ये डिफरेंट भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, कंस्ट्रक्टर के ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करूंगा क्योंकि टाइम है कम। तो इंट रोल नंबर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें ये एक स्टूडेंट क्लास का नाम था, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करता जाता हूँ, बल्कि मैं थोड़ा पिंक ले लेता हूँ ताकि आपको पिंक से नहीं ग्रीन से ही समझ आएगा। ये क्लास का नाम था, देखो सेम नाम की एक क्लास हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया। तो कहता है कि स्टूडेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर। उसके बाद कहता है ये उसने, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है कॉल कर लिया जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड बाय द कंपाइलर व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ये मैंने वीडियोस के अंदर पूरा कंप्लीटली बताया हुआ है, आपने वो वीडियोस देखनी है वरना ये पॉइंट आपका क्लियर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट है और ये देखो ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे ये अंदर कोई डेफिनेशन उसकी जो भी है, आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इज इम्प्लिसिटली कॉल्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है, खुद ब खुद से ये कॉल कर लिया जाएगा, ठीक है। खुद से करना इम्प्लिसिट कहलाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, क्योंकि आप जब ये वीडियो देखेंगे कंस्ट्रक्टर वाली ये वाली, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको पढ़ने की। यहाँ पे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, अगर कंस्ट्रक्टर जो है कंपाइलर जनरेट करता है खुद ब खुद से, वो इम्प्लिसिट होगा। अगर आप खुद से करते हैं, यूजर करता है, यहाँ से यूजर करता है अगर, तो ये जो है एक्सप्लिसिट कहलाएगा। ये सारा आप पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट नाम का एक क्लास क्रिएट किया गया है, ये एक डाटा मेंबर है, ये भी एक डाटा मेंबर है, डाटा मेंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया गया, देखिएगा कुछ भी नहीं है, यहाँ से क्लास एंड कर रही है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कोड कंपाइलर जनरेटर इम्प्लिसिट डिफॉल्ट। अब यहाँ पे कोई भी क्रिएट नहीं किया गया, कोई कंस्ट्रक्टर आपको शो नहीं हो रहा, लेकिन जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंपाइलर खुद ब खुद कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेता है, लेकिन वो आपको पता नहीं चलता, इतनी स्पीड से वर्क होता है, और बल्कि शो तो थोड़ी होते हैं। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं, इसको इम्प्लिसिट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग क्या है। देखो एक कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया था, जैसे कि ये सारे मैंने बनाए, ये देखो टेस्ट नाम के कितने कंस्ट्रक्टर बनाए मैंने, किधर चला गया। तो ये स्टूडेंट है पहला, ये डिफॉल्ट इसको कहा जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी डिफॉल्ट कह दो, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं। इसके अंदर देखो कितने पैरामीटर, एक यहाँ पे लिखा है 1 पैरामीटर, इसके अंदर 1 2 पैरामीटर लिखे हैं, इसके अंदर 1 2 3 पैरामीटर लिखे हैं, तो वे 3 पैरामीटर्स। एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। यहाँ पे उसका कंप्लीट कोड लिख दिया गया है, ठीक है, 1 2 एंड डिफॉल्ट, एंड यहाँ पे 1 2 3 उसी को रिपीट किया पैरामीटर्स। यहाँ पे उसने आउटसाइड जो है उसको कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, ये क्लास का नाम लिखा, ये जो स्टूडेंट लिखा है ये कंस्ट्रक्टर है। कंपाइलर को कैसे पता चलेगा, उसको इस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से पता चलेगा। एंड वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, मैं ये चाहता था कि ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर सब क्लियर हो जाए। स्टूडेंट यहाँ पे भी उसने वही प्रोसेस है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज जो है पैरामीटर एक पास कर दिया। अब पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमने इंट बी लिखा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पॉइंटर टाइप STUDENT स्टूडेंट लिख सकता हूँ, ओके, जो भी आपको जरूरत है। इसी तरह उसने यहाँ पे क्या किया, कुछ बच्चे इन चीज़ों को भी देख के डरे जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पेस क्रिएट करो, यहाँ पे रोल नंबर नाम का एक जो है पैरामीटर पास किया गया है। इफ रोल नंबर इज लेस देन 0, अगर रोल नंबर 0 से कम है तो रोल नंबर को जो है वो 0 वैल्यू असाइन कर दो, एल्स दूसरी कंडीशन बता दी। ये चीज़ें आपको सारी पता होनी चाहिए। उसके बाद ये कम्प्लीटली आप देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे उसी चीज़ को रिपीट किया गया है कि मेन के अंदर क्या किया गया, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया, तो यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। जब आप इस वीडियो को देखेंगे सब पॉइंट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को, ठीक है। जब आप यहाँ पे आएंगे कि ऑब्जेक्ट नंबर 2 क्रिएट किया गया है विद नेम, तो जो नेम वाला कंस्ट्रक्टर था 1 पैरामीटर वाला कहाँ पे थे, ये वाला 1 पैरामीटर नेम वाला खुद यहाँ पे खुद से ही इसके साथ आके जुड़ जाएगा। यहाँ पे नेम एंड यहाँ पे 2 पैरामीटर हैं, कंस्ट्रक्टर विल बी यूज्ड। ये 3 वाला है क्योंकि यहाँ पे देखिए एक नेम पुट किया है, एक ये वाली पुट की, और उसके बाद स्टूडेंट, यहाँ पे एक वैल्यू कम है, नहीं पूरी है। ये देखिएगा, ये देखो एक उसने अलग किया, आगे कॉमा लगा के 4.0, मुझे लगा ये 14 है, तो यहाँ पे ये 3 जो है पैरामीटर्स पास किए गए हैं, तो वो खुद ब खुद उसके साथ कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग मैंने ऊपर बता दी है। उसके बाद ये सारा पॉइंट उसने रिपीट में डाला है। कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉपी कैसे किया जाता है, ये पॉइंट भी आप खुद कर लीजिएगा, ये सामने लिखा हुआ है, ईजी है। यहाँ पे देखिएगा कि कंस्ट्रक्टर को कॉपी कैसे किया जाता है।
अब यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ कि जब हम मेन के अंदर आते हैं, इंट मेन, मैंने आपको क्लास के अंदर भी बताया था ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं क्लास का नाम क्या था, टेस्ट। ओके, और मैंने यहाँ पे obj1 एक मैंने क्या क्रिएट कर दिया, ऑब्जेक्ट। अब जब भी मैंने obj डॉट इसको वन, मैंने ऊपर कोई फंक्शन क्रिएट किया ही नहीं था, कंस्ट्रक्टर टाइप के मैंने फंक्शन क्रिएट किए थे। क्लास का नाम क्या था, टेस्ट, कैपिटल टी था। ओके, माय मिस्टेक, एंड TEST टेस्ट obj1। ओके, obj डॉट, यहाँ पे हमारे पास इनमें से किसी फंक्शन को भी हम कॉल कर सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट तौर पे अब देखिएगा मैंने ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा, तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे समझना चाहिए कि मैंने obj लिखा, डॉट डाला, कोई फंक्शन एक्सेस नहीं करवा रहा। क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि करवाएगा नहीं, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है कंपाइलर जो है वो डिफ़ॉल्ट कॉलिंग, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कॉलिंग करेगा। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये खुद ब खुद ही यहाँ पे जिसके साथ इसकी वैल्यू मैच होती है ये कॉल कर लेगा। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट, अगर मैं 1 की बात करूँ, मैंने ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट किया, अब इसकी वैल्यू मैं कॉपी करवाने जा रहा हूँ obj2 को। मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया obj2 के नाम से, तो इसकी वैल्यू इसको कॉपी कर दी। इसको कहते हैं कॉपी करना, यानी कि कंस्ट्रक्टर की कॉपी करना। कहता है कॉपी कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू व्हेन द, यहाँ पे कहता है कि हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट को टाइम ऑफ क्रिएशन, ठीक है, और बाद में उसकी कहता है कि प्री एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के साथ उसकी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्रिएट किया कि ये एक, यहाँ पे इस पॉइंट से ना आपको थोड़ा कंफ्यूजन, यहाँ इस पॉइंट से समझते हैं। यहाँ पे देखें ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि स्टूडेंट, यानी कि ये स्टूडेंट क्लास का नाम है, ये क्लास का नाम है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या किया गया, इस क्लास के नाम को छोड़ता हूँ मैं, यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बी नाम से, ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया गया स्टूडेंट बी नाम का, और इसको वैल्यू किसकी कॉपी करवा दी, इस वैल्यू की। तो हमने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है जिसका नाम है स्टूडेंट बी, और स्टूडेंट ए का जितना भी डाटा है इसको कॉपी कर दिया जाएगा। इसी पॉइंट को यहाँ पे लिखा गया है कि फंक्शन जो है ये स्टूडेंट क्लास, यानी कि ये जो पीछे क्लास है वो ये लिख दी, ये क्लास का नाम है, आगे ये जो STUDENT स्टूडेंट लिखा है ये कॉपी कर लेगा वैल्यू को। तो यहाँ पे उसने एक साइड पे लिखा भी है, तो ये कॉपी करना, ये भी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे फंक्शन जो है 1 कॉपी। अब ये सारा पॉइंट उसने तफसील से बताया कि जो स्टूडेंट 1 है वो कॉपी हो चुका है। कहता है कॉपी कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड एज वी आर क्रिएटिंग द स्टूडेंट बी इन द टेम्परेरी ऑफ स्टूडेंट बी। जैसे ही हम बी को क्रिएट करेंगे तो जो टर्म आप ए की है वो इसको कॉपी करके दे देगा। इसको यहाँ पे न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखिएगा रोल नंबर नाम का एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट नाम का ये क्लास का नाम है, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, यहाँ पे आगे से स्टूडेंट लिखा कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट स्टूडेंट जो है एंड ऑब्जेक्ट, इनकी वैल्यूज को न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड कर दी गई। तीनों को देखिएगा, रोल नंबर को ऑब्जेक्ट रोल नंबर की वैल्यू असाइन कर दी गई है, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज थी अब इसको चली गई हैं, ये वैल्यू जो थी वो इसको चली गई नेम को, ये वैल्यू जो है इसको कॉपी हो गई, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर कॉपी कर लिया गया। उसके बाद देखते हैं हमारे पास, अब ये सारा कोड जो है ये मैं आपको साथ साथ ही बताता जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट आपने इन्हीं चीज़ों को देखना है, बाकी कोड कॉपी करके आपने रन कर लेना है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं। शैलो कॉपी। अब शैलो कॉपी जो है ये भी बेसिकली एक शॉर्ट क्वेश्चन है। कहता है कि जब हम इनिशियलाइज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, कंपाइलर कॉपी करता है इसकी स्टोरेज, जब वो कॉपियाँ करता है ना, देन हमें थोड़ा सा यहाँ पे इशू आता है कि शैलो कॉपी जो है और डीप कॉपी, ये प्रोसेस को थोड़ा सा लंबा खींच लेते हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए ना ये वाला डाटा कॉपी कर लो, या फिर ये वाला जो ऊपर मैंने बताया वही ये वाला और ये नीचे वाला सेम है, तो इनमें से कोई एक कोड कॉपी करना चाहूँगा मैं। ये वाला कोड कॉपी किया मैंने, ओके, और इसको यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, न्यू फाइल पे गए और इसको मैंने पुट कर दिया। थोड़ा समझिएगा बात को, अगर आप थोड़े से एक्टिव हैं, अगर आप सो नहीं गए तो यहाँ पे आपको बात समझ आ जानी चाहिए, ओके। कोई बात नहीं, वीडियो लंबी हो जाती है कभी कभी, आप लोग मुझे उम्मीद है बोर हो चुके होंगे, सो चुके होंगे। यहाँ पे देखें कि ये हमने कॉपी कर दिया न्यू ऑब्जेक्ट को, इसको भी हमने कॉपी कर दिया, इसको भी कॉपी कर दिया। तो कभी कभी यहाँ पे मुझे एक पेंट ओपन करना पड़ेगा इस बात को समझाने के लिए कि हमें हो सकता है
कि यहाँ पे, बल्कि उसने यहाँ पे बुक में लिखा था ताकि टाइम बच जाए मेरा। यहाँ पे ये देखिएगा, हमारे पास स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी है, डाटा कौन सा कॉपी किया जा रहा है, यहाँ पे अहमद है, ये स्टैक के ऊपर, ये जो डिस्कें बनी हुई हैं आपके पास, सेल बने हुए हैं, ये मेमोरी है स्टैक के ऊपर। तो यहाँ पे जो नेम है, यहाँ पे भी ये जो नेम है, कॉपी किसको कर रहे हैं, अहमद को। ये दोनों ही एक पॉइंट को कॉपी कर रहे हैं। तो इस वजह से ना जो मेमोरी के ऊपर डैंगलिंग प्रोसेस जो है वो क्रिएट हो जाता है, जैसे कि आपने 201 में के अंदर भी पढ़ा था। ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को जो है वो कॉपी कर रहे हैं, तो इसमें इशू आ जाता है कि वो क्या प्रोसेस होता है। अब ये भी इसी को कॉपी कर रहा है, ये भी इसी को कॉपी करे एट द सेम टाइम। अगर दोनों के एक ही डाटा को एक्सेस करना है, देन क्या होगा, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा और वहाँ पे आपको डैंगलिंग पॉइंटर की प्रॉब्लम आ जाएगी। इस पॉइंट को उसने प्रॉब्लम इज शैलो कॉपी। शैलो कॉपी के साथ किसकी प्रॉब्लम आती है कि डैंगलिंग प्रोसेस की आती है। इस प्रोसेस से ये देखें, कहता है कि आवर क्लास डज नॉट इंक्लूड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, बट इन द केस ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इज लीड डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम एज द एक्सप्लेन बिलो। अब डैंगलिंग पॉइंटर की प्रोसेस मैंने आपको पहले बता रखी थी कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये शैलो कॉपी की बात की जाती है, तो इस प्रोसेस से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अगर ये दोनों एक ही पॉइंट को कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला, अगर ये दोनों एक ही पॉइंट को कॉपी कर रहे हैं, यहाँ से ये दोनों डाटा उठा रहे हैं, तो फिर डैंगलिंग का इशू तो आ सकता है। इसको भी साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा और साथ में 1 ही मिनट लगेगा। अगर हम यहाँ पे बेहतरीन तरीका ये करें कि डीप कॉपी में चले जाएं। डीप कॉपी क्या होगी, बेसिकली ये हमारे पास इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं अहमद की, AHMAMAD अहमद, ओके। और इस सारे को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें ये समझने में आसानी हो जाए, ओके। एंड कॉपी, यहाँ पे भी इसको सेट कर दिया। अब अगर हम बात करें कि ये जो दो वैल्यूज़ यहाँ पे देखें, अगर हम बात करें कि ये और ये दोनों किसको कर रहे थे, यहाँ पे एक ही वैल्यू थी जो अहमद आपको बुक में दी, उसी को कॉपी किया है। डाटा है अहमद, तो ये दोनों एक ही डाटा को कॉपी कर रहे हैं, तो इशू तो आएगा। अगर हम बात कर लेते हैं कि यही दोनों वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास, इसकी बात कर लूँ कि ये जो है और ये जो है, ये दोनों, अब मेरे पास जगह की प्रॉब्लम है तो ये दोनों को मैं ऐसे एडजस्ट कर लूँगा। ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है। ये डीप कॉपी क्रिएट करने जा रहा हूँ मैं और यहाँ पे इसको फिल कर देता हूँ, इसको भी फिल कर देते हैं। और ये डीप कॉपी से शैलो कॉपी के प्रोसेस में जब जाते हैं, तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट इस डाटा को एक्सेस ये कर रहा है, तो एट द टाइम सेम डाटा को ये भी कॉपी कर रहा है, लेकिन ये दूसरी स्टैक से कॉपी कर रहा है, दूसरे सेल से कॉपी कर रहा है, दूसरे स्टोरेज एरिया से, तो ये एक डीप कॉपी हो जाती है। तो वो कहता है कि आप जो कॉपी करने का प्रोसेस होता है, एक ही जगह से दोनों को करें, तो ये शैलो कॉपी होता है। फिर इस प्रोसेस से निपटने के लिए डीप कॉपी में चले जाते हैं। अगर आप एक ही पॉइंट पे इसको कॉपी कर रहे हैं तो आपको डैंगलिंग प्रॉब्लम आ जाता है, और उससे निपटने के लिए फिर कहता है कि हम डीप कॉपी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कहता है कि सपोज वी डिलीट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट ए, कहता है अगर हम ऑब्जेक्ट 1 को डिलीट कर दें, अगर हम यहाँ पे वाकई ये बात समझें कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दूँ, ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया, ओके, तो क्या कहता है, कहता है कि फॉर सम रीज़न देन इट्स डिस्ट्रक्टर विल बी आल्सो फ्री मेमोरी। अब जब मैं इसको यहाँ से डिलीट ही कर दिया, तो ये जो डिस्ट्रक्टर था, जो कि ये लाइन थी जो कि डिस्ट्रक्टर था, वो अब फ्रीली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो डैंगलिंग पॉइंटर बेसिकली वही पॉइंटर होता है, सॉरी डैंगलिंग प्रॉब्लम जो होता है बेसिकली वो वही है, 1 मिनट, कि एक मेमोरी आपके पास मौजूद ही ये खाली पॉइंट को आप एक्सेस किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे फिर फ्री पॉइंट की एक्सेस रह जाती है और फिर वो मेमोरी इंक्रीज होती है। तो कहता है मेमोरी एलोकेटेड बाय दैट्स वंस मेमोरी आर कंटेनिंग द नेम अहमद विल बी आल्सो बी फ्री विल बी गिवन टू द सम अदर एप्लीकेशंस। जब कहता है कि आपकी वो पॉइंट ही फ्री पड़ा हुआ है,
लेकिन आपका डिस्ट्रक्टर जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो गया, तो वो क्या कहता है किसी दूसरी एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम किसी दूसरे को दे देगा, बट स्टूडेंट बी मेंबर नेम इज स्टिल पॉइंटिंग टू द, कहता है लेकिन जो ऑब्जेक्ट बी था वो अभी तक भी कहता है उसी को ही जो है पॉइंट किया जा रहा है। तो इस पॉइंट पे कहता है डैंगलिंग पॉइंटर क्रिएट हो जाएगा जो कि डिस्ट्रॉय कर देगा और इनकरेक्ट मेमोरी लोकेशन मिल जाएगी और किसी का डाटा किसी को मिल जाएगा और किसी का डाटा किसी दूसरे को। तो फिर इस प्रोसेस से निपटने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस है टू इश्यूज कहता है यूजिंग डीप कॉपी, तो इसको मसले को हल करने के लिए कहता है हम डीप कॉपी के दो प्रोसेस है। एक डीप कॉपी का प्रोसेस ये है, अब आपने इसको खुद पढ़ना है ताकि थोड़ी कोशिश करिएगा, थोड़ा LMS से लेक्चर ले लीजिएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको बता भी दिया कि जैसे ये मैंने ये पॉइंट क्रिएट किया है कि एक ये वाला प्रोसेस जो है इसको पकड़ लेता है और ये इसको पकड़ लेता है, ओके। और इस पॉइंट पे ये होगा कि अगर ये वाला ऑब्जेक्ट हम डिलीट कर देते हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट अगर हम डिलीट कर देते हैं, अगर हम ये डिलीट कर देते हैं ये वाला ऑब्जेक्ट, तो ये इसको कॉपी कर रहा था, ठीक है। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये किसी दूसरी कॉपी को इसके साथ मैचअप नहीं करेगा क्योंकि इसका प्रोसेस ही अलग से है। बड़ी लंबी सी बात है। कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे डीप कॉपी का यूज़ करते हैं तो ये जो प्रोसेस है अहमद को यहाँ से एक कॉपी ऑब्जेक्ट जो है ए वो इसको यहाँ से कॉपी कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट इस यहाँ से कॉपी कर रहा है। तो यहाँ पे कहता है कि केस आवर क्लास डज नॉट इन्वॉल्व द डायनामिक, यहाँ पे कहता है कि ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में नहीं जाता। देन डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर परफॉर्म द शैलो कॉपी वर्क्स, तो यहाँ पे कहता है कि ये शैलो कॉपी वर्क को करता रहता है। इन केस आवर क्लास हैज़ एनी डाटा मेंबर इन्वॉल्विंग डायनामिक मेमोरी वी हैव टू राइट द आवर ओन कोड टू डीप कॉपी, तो कहता है कि हम अपना एक कोड जो है वो डीप कॉपी पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 8 था। आई होप सो दैट कि आपको ये लेक्चर काफ़ी हद तक गुजारा करवा देगा और स्टिल अगर आपको समझ नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो देन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।